students, first of all, welcome to all of you in the second session of the chapter 1 accounting and its terminology. In our first session, we understand the basic concept of accounting, its definitions, about some history about the accounting, and in today's session, we will going to understand the advantage and limitation of accounting. Okay, so without wasting your time, we directly start. This is about the advantages of accounting. So this is the first advantage, that is availability of accounting information. Accounting information can be prepared by the owners of the business. Owners can use this information whenever it is required by them. For an example, if suppose owners wants to take a bank loan, then accounting information can be presented to the bank and he can very easily avail the loan from the bank. स्टूडेंट्स, हम लोग जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ना, सपोज मान लो कि आपको जो ये एग्जांपल दिया है कि आपको बैंक लोन लेनी है, तो बैंक लोन के लिए बैंक सबसे पहले मांगता है कि आपके पास 3 साल का रिटर्न होना चाहिए, मतलब कि 3 साल की बैलेंस शीट, 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 3 साल का ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपने ये अकाउंटिंग किया ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। जस्ट नॉट कि बैंक लोन लेने के लिए आपको अकाउंटिंग करना होता है। जैसे कि आपको ये जानना है कि आज के टाइम के अंदर आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है या स्टॉक कितना है, तो उसको फिजिकली काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू ओपन योर कैश अकाउंट एंड यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ कैश डू यू हैव एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, सो उस टाइम पे आपके पास कितना अमाउंट है वो आपको उसमें से पता चल जाएगा। उसके लिए आपको उसको फिजिकली काउंट करने की ज़रूरत नहीं। इन द सेम वे, इफ़ यू वांट टू नो द स्टॉक एट अ पर्टिकुलर टाइम, सो यू कैन डायरेक्टली ओपन योर परचेज एंड सेल्स बुक एंड फ्रॉम काउंटर चेक यू कैन फाइंड दैट व्हाट इज़ द टोटल स्टॉक यू हैव। अगर आज कंप्यूटर्स अकाउंटिंग कर रहे हो तो वो तो एक क्लिक पे हो जाता है। आपको अपना स्टॉक जानना है, कौन सी कंपनी का कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, वो सारा आप लोगों को एक 1 क्लिक पे मिल जाता है अगर आप कंप्यूटर्स अकाउंटिंग करते हो तो। ठीक है, सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज दैट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। द सेकंड इज़ टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? विच इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ योर बिजनेस, दैट इट कुड बी आइदर अ प्रॉफिट और इट कुड बी अ लॉस। बट अगर आपको ये प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये पता ही नहीं है, तो बिजनेस में आप क्या कर रहे हो उसका कुछ आइडिया नहीं आएगा। And for that purpose we are doing accounting, and in accounting we have profit and loss account in which we get information about the profit or loss of a particular year। किसी साल का टोटल कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो जानने के लिए अकाउंट के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसके थ्रू आपको प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। ठीक है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तभी बना सकते हो जब आपने पूरे साल में सही तरीके से अकाउंटिंग किया होता है। सो ये अकाउंटिंग करने के एडवांटेजेस है कि अगर आपने अकाउंटिंग किया होगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, अदरवाइज आपको कुछ आइडिया ही नहीं आएगा कि आपका बिजनेस किस तरफ जा रहा है। बाय जस्ट डूइंग द बिजनेस यू विल नॉट गेटिंग एनीथिंग। बस बिजनेस करते ही जाओ तो कुछ का कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें से मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। ऑन दैट बेसिस यू कैन टेक सम डिसीजन, है ना। प्रॉफिट हो रहा है तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, और लॉस हो रहा है तो उसको बंद करो, कुछ और स्टार्ट करो। तो दिस काइंड ऑफ डिसीजन वी कैन टेक इफ़ वी नो द प्रॉफिट और लॉस कंडीशन ऑफ द बिजनेस। ओके, द थर्ड इज टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस, है ना। कई बार ऐसा माना जाता है कि जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करती है उसका फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा होता है। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस इज डायरेक्टली अबाउट द असेट एंड लायबिलिटीज़, कि एक कंपनी की असेट कितनी है और लायबिलिटीज़ कितनी है, उसके बेस पे उसका फाइनेंशियल स्टेटस निकलता है। रिसेंटली अगर मैं आपको बात करूं कि अभी जो हमारा कोविड-19 आया, इसकी वजह से अगर आप लोग ये 2020 के Q1 की बात करें तो ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनी ने लॉस किया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी गलत है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो है ना वो टेम्पररी रिजल्ट दिखाती है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। क्वार्टर की बात करूँ तो कंपनी के केस के अंदर 4 क्वार्टर आता है एक साल के अंदर। ठीक है, हर 3 मंथ के बाद उनको अपने रिजल्ट्स देने होते हैं। सो ये क्वार्टर ऐसा था कोविड-19 का, मार्च में लॉकडाउन हुआ, अभी भी मतलब कि लॉकडाउन जैसे ही कंडीशन है, तो वो डेफिनेटली कि इस टाइम पे वो कंडीशन सही नहीं दिखा रहा होगा, उसका प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, उसका लॉस ही होगा, क्योंकि एक्सपेंस वही के वही है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, सेलिंग नहीं हो पा रहा है, तो वो डेफिनेटली उस क्वार्टर के लिए वो लॉस दिखा रहेगा।
बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी स्ट्रांग नहीं है। उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखना है तो उसके लिए जाना पड़ेगा उसकी बैलेंस शीट में, जहाँ पे उसकी असेट और लायबिलिटीज़ होती है। बेसिकली सिंपल अगर टर्म में बताओ कि असेट अगर ज़्यादा है लायबिलिटीज से तो वो कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, एंड अगर लायबिलिटीज ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू असेट तो उसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ से पता लगा सकते हैं? बैलेंस शीट से। बट बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग किया होगा, इन दैट केस यू कैन prepare a balance sheet, and from balance sheet you can aware about the financial status of that particular company, and on that basis you can take a decision as well. Okay, this is the fourth advantages of accounting, that is tax planning. With the help of accounts, it is possible to determine the tax liability of the business unit has to pay different types of taxes to the government on the basis of revenue of the business. According to the size of the business transactions and business unit, what amount of tax and how much tax is payable to the government can be decided. On the basis of accounting information, businessmen can very easily make the tax planning of the whole year. स्टूडेंट्स, अगर ऑलरेडी हम लोगों ने अकाउंटिंग बनाया ना तो आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि इस साल का मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना क्रिएट हो सकता है, और उसके बिहाफ वो अगर आपको पता है तो उसके रिगार्डिंग आपको डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, जो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है टैक्स सेविंग। अगर आपको पहले से ही पता है कि कितना टैक्स देने का हो सकता है तो फिर उसको सेव करने के तरीके भी आप ढूंढ सकते हो। बट अगर पता ही नहीं है एट द टाइम, अगर आपको डायरेक्टली पता चलता है कि इतना टैक्स पेमेंट करना है, तो आपके पास टैक्स सेविंग करने के जो भी पॉसिबल रास्ते हैं वो आपको उस टाइम पे यूज़ करने लायक नहीं होंगे। बट अगर ये एडवांस में पता लग जाए तो फिर एट दैट टाइम आप लोग ये कुछ डिसीजन लेके उसको टैक्स सेव कर सकते हो। ठीक है, सो आपको कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा वो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वो तभी हो सकती है जब आपने अकाउंटिंग किया होगा तो। ठीक है, टैक्स सिर्फ एक तरीका नहीं होता है, अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं, तो अलग अलग तरीके के टैक्स के हिसाब से आप लोगों को कौन सा टैक्स कितना पेमेंट करना होगा वो आप लोगों को बाय अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाता है। बट फॉर दैट रीजन ऑल्सो यू हैव टू मेक अ अकाउंटिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। द नेक्स्ट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आपके पास एक मशीनरी जो 10 साल पहले परचेज़ की थी 1 लाख रुपीज़ में, आज 10 साल के बाद उसको बेचना है तो कौन सी प्राइस पे बेचोगे? अगर आपने अकाउंटिंग नहीं किया है तो आपको यही नहीं पता होगा कि आज की इसकी वैल्यू क्या है। और अगर अकाउंटिंग किया होता है तो हर साल उसकी वैल्यू हम लोग थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ करते 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 आज के दिन में इस मशीनरी की कितनी वैल्यू होगी ना, वो आपको आपके बुक में लिखा हुआ दिखेगा, अकाउंट की बुक के अंदर, कि मशीनरी की आज की वैल्यू क्या है। तो सिंपल हो जाएगा ना आपके लिए। हाँ, प्रॉफिट करके बेचना है, लॉस करके बेचना है, वो तब पता चलेगा जब आपको उस दिन की वैल्यू पता होगी। जब वैल्यू पता ही नहीं तो प्रॉफिट लॉस का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। आपने बेच दिया बट उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो वो कैसे पता चलेगा, है ना? सो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? अकाउंटिंग करना पड़ता है। ये मैंने एक एसेट का मतलब कि एक मशीनरी का एग्जाम्पल दिया। सपोज मान लो कि पूरा का पूरा बिजनेस सेल करना है किसी को, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उसको कौन सी वैल्यू पे सेल करना है? जब तक आपकी उसकी एसेट की वैल्यू नहीं पता है, उसकी लायबिलिटीज़ की वैल्यू नहीं पता है, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। और वो तभी पता लग सकती है जब आपने उसका रेगुलर अकाउंटिंग किया हो। ठीक है, सो अगर आपने रेगुलर अकाउंटिंग किया है तो आप अपने बिजनेस का एग्जैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे वैल्यूएशन क्या है वो पता लगा सकते हो, एंड उसके बेस पे आप लोग जो भी सेल करना हो तो उसकी प्राइस डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट एडवांटेज इज डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट, बिजनेस जब हम लोग करते हैं ना तो अगर सपोज मान लो कि बिजनेस के जो अलग अलग टाइप्स है उसमें मैं अगर बात करूँ तो एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप और तीसरा होता है कंपनी। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के अंदर जो मैनेजर्स मतलब कि जो मालिक होता है, ओनर्स होता है, वही उसके मैनेजर्स भी होते हैं। सो वहाँ पे जो भी अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्रिएट की है ना उसका यूज़ लिमिटेड है कि वही लोग यूज़ करेंगे, या उसके अलावा स्टेक होल्डर है दूसरे जैसे कि गवर्नमेंट है वो सब भी यूज़ करेंगे।
बट जब हम लोग यहाँ पे जब बात करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी के स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके यूज़ करने का कोई मतलब निकलता है, उनको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। जैसे कि गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो टैक्स स्लैब्स डिसाइड कर सके, है ना। फिर डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, शेयर होल्डर्स, पॉसिबल इन्वेस्टर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको आपके जो अकाउंटिंग किया है ना उसके बेस पे वो डिसीजन लेंगे। जैसे कि शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए कि मुझे उठा लेने चाहिए, शेयर्स बेच दूँ कि परचेस करूँ। अगर आपने सही तरीके से अकाउंटिंग किया हुआ है तो वो आपके फाइनेंशियल डेटा देखेगा। अगर वो साउंड लग रहा है कि फाइनेंशियल डेटा अच्छे है, रिजल्ट अच्छे जनरेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, तो फिर वो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। मैंने एक और वर्ड यूज़ किया, पॉसिबल इन्वेस्टर। पॉसिबल इन्वेस्टर मतलब कि जो अभी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है बट करने की पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसके लिए उसको आपको अकाउंटिंग डेटा चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बोला था कंपनी के अंदर दो तरह के अकाउंट एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको अपने अकाउंटिंग अप टू डेट होने चाहिए, तो उसके बेस पे कोई भी इन्वेस्टर होता है वो उसके बेस पे डिसीजन लेता है। आपके अकाउंटिंग चेक करेगा, कितना उसके अंदर स्ट्रेंथ है, एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, पिछले 5 साल का वो रिकॉर्ड देखेगा और उसके बिहाफ पे जाके वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, सो डिसीजन उनको लेना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने अकाउंटिंग किया है। अगर ये होता ही नहीं तो डिसीजन ले पाते कोई नहीं। ठीक है, एज एन एविडेंस, book of accounts are prepared on the basis of rules and principles of the principles of accounting. The books of accounts are considered to be very reliable. Whenever any dispute or conflict arise, books of accounts can be presented as an evidence. For an example, if any dispute arises between the partners in any partnership firm, then judgment or settlement can be done on the basis of books of accounts presented as an evidence. स्टूडेंट एक सिंपल सी बात बोलूँ तो जो चीज़ लिखी हुई ना उसको पढ़ सकते हो, ओरली का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। और हमको पता है कि अकाउंट जो उसको लिख के ही क्लियर किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, बोल के नहीं। सो अकाउंटिंग जब करते हो तो वो लिखी हुई चीज़ है जिसको एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के अकाउंटिंग रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल के बेस पे बना होता है, इसके लिए उसको एज एन एविडेंस यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलरली जब पार्टनरशिप के अंदर देखो तो पार्टनरशिप के अंदर अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, दो पार्टनर्स के बीच में जब डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तब आपके जो बुक्स है उसके ऊपर ये जजमेंट दिया जाता है कि ये डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे किया जा सके। ठीक है, सो वहाँ पे उसको एज एन एविडेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ कंपेरिजन विद द past operations. Normally, every year, books of accounts are written on the basis of same rules and principles of accounting. Generally, it will remain same and will not change frequently. Due to that, current economic condition of business will very easily be comparable with the past condition. With the help of books of accounts, we can compare our results with that of our rivals or competitors ratio. अब इस चीज़ को बहुत सिंपल से समझाओ तो स्टूडेंट्स, कंपैरिजन तभी हो सकती है जब हम लोग किसी एक ही सिनेरियो से पास हो। फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर आपको 11 के दो स्टूडेंट्स को कंपैरिजन करूँ ना तो वो सही कंपैरिजन है। पर मैं एक स्टूडेंट्स 11 का लूँ और दूसरे CA लेवल का लेके आओ तो क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे सेम रूल्स रेगुलेशन या प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होते। इंडिया के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन अकाउंट के हैं वो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए हम लोग एक दूसरे के जो भी अकाउंटिंग हुए हैं या उसका जो भी रिजल्ट आया है उसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कंपैरिजन दो तरीके से पॉसिबल है स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे कंपैरिजन दो तरीके से पॉसिबल है, एक है इंटरनल कंपैरिजन और दूसरा है एक्सटर्नल कंपैरिजन। इंटरनल कंपैरिजन किसको बोलेंगे? जैसे कि मेरी एक कंपनी है CAP लिमिटेड, ये CAP लिमिटेड मेरी कंपनी है, मेरे 2020 के जो उसके रिजल्ट थे उसको मेरी ही कंपनी के 2019 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया
तो ये कंपैरिजन जो है ना उसको मैं बोलूँगा इंटरनल कंपैरिजन, क्योंकि ये दोनों के दोनों साल अलग है, कंपनी तो मेरी ही है, तो मैंने अकाउंटिंग किया था दोनों साल, तो मैं उसको कंपेयर कर पा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी कंपनी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रो कर रही है कि डिमिनिश हो रही है उसका रिजल्ट, है ना। ये कंपैरिजन भी चाहिए। अच्छा, दूसरा कंपैरिजन जिसको मैंने बोला एक्सटर्नल कंपैरिजन्स। अभी आपके जो पीयर्स है, पीयर्स मतलब कि कॉम्पिटिटर्स, आपके जैसे बिजनेस करने वाले दूसरे बिजनेसमैन हैं, तो उनके साथ भी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे बाजू में दूसरी कंपनी चला है, उसने भी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, वो 10 लाख के सामने 5 लाख कमा रहा है, मैं 2 लाख ही क्यों कमा रहा हूँ। वो कंपैरिजन कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हम दोनों के डेटा में आपस में चेक करूँ तो, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल कंपैरिजन। तो अपनी ही कंपनी के पास्ट के साथ जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो हो जाता है इंटरनल कंपैरिजन, और अपने पीएस के साथ जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंपैरिजन। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट इज एन 9, दैट इज मोरल कंट्रोल। स्टूडेंट्स, आप लोग बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जाते होंगे ना, तो आपने डेफिनेटली एक चीज़ देखा होगा, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होता है। क्यों होता है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे आपका जो वो जो मॉल है उसमें उसका दुकानदार वहीं पे नहीं खड़ा होता है आपके सामने ही, वो अलग अलग जगह पे होता है, अपना काम कर रहा होता है, या तो उसका सही मालिक तो होता ही नहीं है वहाँ पे। उस केस के अंदर ये हो सकता है कि चीज़ें वहाँ से कोई मतलब कि चीटिंग के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे, फ्रॉड हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे क्या रखे हैं उन लोगों ने, सीसीटीवी कैमरा। और हमको पता है कि अगर कुछ करेंगे तो वहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे, तो हम लोग करते नहीं है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मोरल कंट्रोल हो जाता है ना। वैसे ही अकाउंटिंग जो है ना, तो वो मोरल कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। आपके फर्म के अंदर जितने भी पर्सन काम कर रहे होंगे उनको पता है कि यहाँ पे हर रोज़ अकाउंटिंग होता है, स्टॉक की काउंटिंग होती है, पैसों की काउंटिंग पता है कितना है। शाम को जैसे मैंने अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट किया हुआ है और मैं जब लास्ट में जाते टाइम देखता हूँ कि कैश का बैलेंस मेरे पास 50,000 होने चाहिए, तो मतलब कि मेरे पास फिजिकल भी 50,000 रुपीज़ होने चाहिए। अभी मेरे अंडर में जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनको सबको पता है कि ये सर जो रात को चेक करेंगे कि इनका कितना बैलेंस हो रहा है, उतना होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ है इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ चीटिंग हुई है, तो फ्रॉड करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उनका मोरल कंट्रोल हो जाता है, वो फ्रॉड या थेफ्ट या मैनिपुलेशन करने के बारे में सोचते नहीं है। तो ये अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और लास्ट दैट इज़ करेक्टिव मेजर्स। स्टूडेंट्स, बिजनेस के अंदर हम लोग कई बार ऐसे रॉन्ग डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग को लॉस सहन करना पड़ता है, और ये सभी के साथ होता है। ठीक है, नो वन इज़ परफेक्ट इन द बिजनेस। ओके, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। जब बिजनेस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके बारे में हम लोग सोचते हैं कि ये परफेक्ट पर्सन है, वो भी कभी कभी लॉस करता है। ठीक है, सो उन्होंने जो भी लॉस किए उनको पता कब चला, उनने जो डिसीजन लिया वो रॉन्ग हुआ, वो पता कब पता चला, जब उन लोगों ने को पता चला कि लॉस हो। अभी लॉस हुआ वो कब पता चला, जब उन्होंने अकाउंटिंग किया, है ना। अगर अकाउंटिंग करते ही नहीं तो पता चलता उन्होंने लॉस किया है कि नहीं किया है। अभी जब अकाउंटिंग किया है तो उनको ना सिर्फ लॉस पता चलेगा, बट कौन से डिसीजन की वजह से लॉस हुआ है वो भी पता चलेगा। अभी क्या करेंगे वो, तो उसके बेस पे वो करेक्टिव मेजर्स या करेक्टिव एक्शंस लेने लगेंगे, वो जो गलती की उसको करेक्ट करने का ट्राई करेंगे, और साथ में ही इसको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइम ऐसे मिस्टेक नहीं करे उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो अकाउंटिंग जो है वो आप लोगों को ना सिर्फ करेक्टिव मेजर्स के लिए आपको काम लगते हैं, बट फ्यूचर में यही मिस्टेक फिर से नहीं हो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, ताकि आपका जो लॉस हुआ एक बार हो चुका है वो दूसरी बार नहीं हो। ठीक है, सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, बट एज वी नो जिसके एडवांटेज होते हैं उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। सो अभी हम लोग देखेंगे उसके लिमिटेशंस पे। सो दिस आर द लिमिटेशन, दैट इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी होता है ना उसमें दो तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, या कोई भी चीज़ ले लो इसमें दो ही तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, या तो इकोनॉमिक या तो नॉन इकोनॉमिक, जिसको हम लोग ये से भी बोल सकते हैं या तो फाइनेंशियल या तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को तो आप लोग अकाउंटिंग के अंदर मेजर कर सकते हो, वो हमको पता है क्योंकि उसको मनी एग्जैक्ट पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि अब मैं आपको 2-3 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलूँ, जैसे मेरे स्लाइड में लिखे कि परचेज ऑफ
परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स, मैंने 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया, तो मैं उसकी जनरल एंट्री बना सकता हूँ, उसको अकाउंटिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी एग्जैक्ट फिगर्स मुझे पता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो मुझे पता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इसके लिए मैं उसकी एंट्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। बट कंपनी के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ स्टाफ, लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बट इसको एग्जैक्टली मनी के अंदर मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने के बाद भी इसका अकाउंटिंग होता नहीं है। आपने 10 लाख रुपए का मशीनरी परचेस किया ना, उसकी एंट्री हो सकती है। बट एक आपका सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर जिसके बेस पे पूरी कंपनी चलती है, जिसको ऊपर सबको ट्रस्ट है, ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर भी आपके फर्म से चला जाए जिसके ऊपर पूरा दारोमदार था उस कंपनी का, वो निकल जाए तब भी उसकी एक भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसको एग्जैक्टली मनी के अंदर मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा उसका डिमेरिट है कि लिमिट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम लोग अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते नहीं है या तो कर नहीं सकते क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, ओके। सेकंड है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी मीन्स द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल। इट इज़ एन assumption in accounting that the value of money remains the stable, it is not going to change। ठीक है, इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा। जितना एग्जाम्पल दूंगा ना उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने 10 साल पहले 80,000 रुपीज़ का एक मशीनरी, सपोज आज मैंने एक 80,000 का मशीनरी परचेस किया जो मुझे पता है कि 10 साल तक चलने वाला है। जो अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, 80,000 रुपीज़ का मशीनरी 10 साल चलेगा तो मैं उसको डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ, तो कितना आया आंसर, 8,000 रुपीज़। हर साल जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से मैं 8,000 रुपीज़ साइड में रखूँगा, हर साल करूँगा। तो क्या होगा, 10 साल के बाद मैंने जितना अमाउंट साइड में रखा है वो टोटल कितना हो गया होगा, 80,000 रुपीज़ हो गया होगा ना। हर साल 8,000 मैं साइड में रख रहा हूँ, प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट कर रहा हूँ, तो 10 साल के बाद ये रिजर्व कितना हो गया होगा मेरे पास, 80,000 रुपीज़ का। अभी मैं क्या करूँगा, 10 साल के बाद ये मशीनरी तो ख़राब हो जाएगी 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद मैं 80,000 रुपीज़ से वही मशीनरी फिर से परचेस करूँगा। ये अजम्पशंस है, अकाउंट के अंदर ये माना जाता है कि उसकी वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस आएगा नहीं, मशीनरी 10 साल के बाद भी 80,000 में ही मिलेगी। बट क्या ऐसा प्रैक्टिकल में होता है? नहीं होता है ना। या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। सपोज मान लो हम लोग एक बात करें कि आज हमारी लैंड जो है उसकी वैल्यू बहुत फास्ट इंक्रीज हो रही है, तो 10 साल पहले जो मैंने लैंड परचेस किया था, अगर मैं 10 साल के बाद परचेस करने जाऊंगा तो क्या उसकी वही वैल्यू रहेगी? 10 साल पहले जो मैंने मशीन एक बिल्डिंग परचेस किया था उसको मैं 10 साल के बाद परचेस करने जाऊंगा तो क्या तब भी उसकी वही वैल्यू होगी? नहीं, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है ना। हम लोग देख रहे हैं 10 साल पहले और आज के प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस है। पर अगर हम लोग जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, 10 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन जिस प्राइस पे मिल रहे थे, क्या आज हम लोग उस प्राइस पे वही मोबाइल फ़ोन लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं। आज वो मोबाइल फ़ोन 1,000-2,000 में मिल रहे हैं जो उस टाइम पे 12,000 में मिल रहा था। समझ में आ रहा है? तो प्राइस या तो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। हम लोग सूरत सिटी में रह रहे, टेक्सटाइल सिटी है। 10 साल पहले जो मशीनरी जो आप लोग 1 लाख में ले रहे थे, क्या 10 साल के बाद वही मशीनरी 1 लाख में फिर से परचेस करना चाहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं। आज उसकी ओरिजिनल वैल्यू 10,000 भी नहीं है, उससे भी कम प्राइस में आपको नया मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ही पूरी चली गई है। तो टेक्नोलॉजी अपडेशन की वजह से प्राइस चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग में उसको नेगलेक्ट किया जाता है। वो यही समझते हैं कि इसके अंदर वही की वही प्राइस रहेगा अकाउंटिंग के अंदर। इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। वो मनी की वैल्यू को वहाँ पे स्टेबल ही रखते हैं, उसको चेंज करते नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है दैट इज हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट पहले तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ बता दूं कि हम लोग अकाउंटिंग एक इवेंट होने के बाद इसका करते हैं। पहले एक इवेंट हो जाती है, उसके बाद उसका ट्रांजेक्शन हम लोग अकाउंटिंग के अंदर नोट डाउन करते हैं। मतलब कि हिस्ट्री जो हो जाती है उसको ही आप लिख सकते हो। फ्यूचर में जो होने वाला है उसका अकाउंटिंग नहीं हो सकता है।
मैंने परचेस किया तो परचेस का बिल मेरे पास आ जाएगा, गुड्स आ जाएगा, उसके बाद परचेस का बिल आएगा, उसके बाद मैं उसकी एंट्री करूँगा। परचेस में 1 साल के बाद करूँगा, उसकी एंट्री में अभी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। सो ये कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है? हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी एक हमारे में अकाउंट के अंदर उसका डीमेरिट बोल सकते हैं, उसका लिमिटेशन कि हम लोग पास्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते नहीं है। कुछ रास्ते हैं उसको करने के लिए जिसको हम लोग अलग तरीके से कर सकते हैं, बट डायरेक्टली आपने कोई एंट्री को रिकॉर्ड किया है, किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है तो उसको डायरेक्टली कट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेस किया था, मैंने एंट्री की 1 लाख रुपीज़ से, बट 1 लाख की जगह वहाँ पे अगर सपोज मान लो कि मैंने 10 लाख लिख दिया है तो दोनों में, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका रिवर्स एंट्री मारना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं इसको कट नहीं कर सकता। तो ये उसका क्या है, एक लिमिटेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। अभी इसको दोनों को साथ में लेके चलते हैं कि हिस्टोरिकल वैल्यू पे ही काम होता है तो वो मार्केट वैल्यू पे काम करेगा नहीं। बैलेंस शीट के अंदर मेरे जो 10 साल पुराने जो लैंड है जिसको मैंने 10 लाख में परचेस किया था, 10 साल के बाद भी उसके अंदर 10 लाख ही लिखा हुआ है। ये क्या दिखाता है कि आप जो अकाउंटिंग करते हो ना वो हिस्टोरिकल वैल्यू पे करते हो, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। अगर मार्केट वैल्यू पे होता तो वो 10 लाख नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता उससे। अरे समझ में? तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग मार्केट वैल्यू जो है ना उसको इग्नोर करते हैं और कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जिस प्राइस पे मैंने वो चीज़ परचेस की थी, जिसको हम लोग कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट वैल्यू। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द कॉस्ट, हियर मार्केट वैल्यू इज इग्नोर्ड। प्रैक्टिकली मार्केट वैल्यू चेंजेस बिकॉज देयर विल बी फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द बिजनेस एसेट्स। जैसे बिजनेस की एसेट्स चेंज होती रहती है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है। बट हम लोग हिस्टोरिकल डेटा लिखते हैं, इसकी वजह से अकाउंटिंग के अंदर मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है। जिस मशीनरी की वैल्यू एक्चुअल में 10 लाख रुपीज़ है, उसको आप लोग अपनी बुक में 15 लाख रुपीज़ दिखा के जिस वैल्यू पे परचेस किया था वही के वही दिखाते हो। मार्केट में आज बेचने जाओगे तो 15 लाख नहीं आने वाले, फिर उसको क्यों वहाँ पे लिखना? तो ये उसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है कि हम लोग मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते हैं। ठीक है। Then the last limitation of accounting is a use of estimates। अभी यूज ऑफ एस्टिमेट्स के अंदर क्या करते हैं, हम लोगों के पास कुछ लूप हॉल्स है ना, जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना क्रिएट करना है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कितना रखना है, तो वहाँ पे हमारे पास जो हमारे जो अकाउंटिंग रूल्स है उसके अंदर थोड़े बहुत अजम्पशंस करके आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो वो क्राइटेरिया या लिमिट दी है, उस लिमिट में यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे कई बार इसका मिसयूज़ होता है। ठीक है। और अगर आपका प्रॉपर एजम्पशंस नहीं हुआ होगा, एजम्पशंस करने के लिए बोल सकते, बट अगर आपका प्रॉपर एजम्पशंस नहीं होगा तो वो डेटा जो होगा ना वो कंपेरेबल नहीं होगा। ठीक है। सपोज मान लो कि आपने कुछ अलग तरीके से अकाउंटिंग किया है, मैंने कुछ अलग तरीके से, या फिर भले परसेंटेज में ही फ़र्क हुआ, अकाउंटिंग सेम तरीके से किया बट परसेंटेज में फ़र्क आ गया, तो भी क्या वो डेटा कंपेरेबल होगा? नहीं। तो ये उसका लिमिटेशन है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पे अजम्पशंस पे या एस्टिमेशन पे काम होता है। ठीक है। देन द लास्ट इज द ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। स्टूडेंट मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो हमारे बेसिकली जो मेन दो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके बेस पे आप लोग उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो वो जान सकते हो, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आप जान सकते हो कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसकी एसेट कितनी है, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है। अभी इसके दोनों के जब डेटा को आप कंपेयर करोगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो बनता है करंट प्राइस पे, जबकि बैलेंस शीट जो बनता है वो बनता है हिस्टोरिकल प्राइस पे, मतलब कि जिस प्राइस पे उसको परचेस किया था। तो दिख रहा है आप अकाउंटिंग कर रहे हो बट उसके अंदर ही वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन या तो फिर एडवर्सिटी क्रिएट हो रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो वहाँ पे ड्यूअल स्टैंडर्ड जा रहा है। कैसे हो रहा है वहाँ पे ड्यूअल स्टैंडर्ड्स? आपको ही एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप लोग स्टॉक का जो काउंटिंग होता है उसमें अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हो, फीफो या लिफो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे भी क्या क्रिएट हो जाता है, ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। पर्टिकुलरली अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हम लोग बैलेंस शीट के एग्जाम्पल को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंट के अंदर ड्यूअल स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंपेरेबल नहीं होते।
So these are the some limitations of accounting. Now I think we are enough capable to understand the basic limitations and basic advantage of the accounting. Okay, I hope you enjoy these sessions. Stay safe at your home. Thank you very much.